अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम अपना टेस्ट 4 नंबर जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, चलते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज पे। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियली इंपॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्शन किसके लिए एसेंशियल है? एक तो जो ऑर्गेनिज्म है उसको अपनी रेस यानी कि जो भी उसकी स्पीशीज़ है उसकी कंटिन्यूटी को बरकरार रखने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। यानी कोई अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन स्पीशीज़ को जिंदा रखने के लिए या बरकरार रखने के लिए हमें रिप्रोडक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल होती है। जाहिर सी बात है, अगर एक कोई भी जेनेटिक मटेरियल है किसी भी पेरेंट का वो आपस में तभी जाता है जब रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होती है या जो भी एम्ब्रियो वगैरह बनता है, नया ऑर्गेनिज्म बनता है, तो उसके थ्रू जेनेटिक ट्रांसमिशन होती है। ठीक है। अच्छा, लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए सेल्फ के लिए कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होती। ठीक है, लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन ना भी करे तब भी वो जिंदा रह सकता है। ठीक है, तो उसकी लाइफ के लिए कोई भी खतरा नहीं है। हाँ, ये है कि उसकी एक इमोशनल फिजिकल नीड हो सकती है, लेकिन और उसकी स्पीशीज़ को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए नीड हो सकती है, जेनेटिक मटेरियल की ट्रांसमिशन के लिए नीड हो सकती है। ठीक है, लेकिन उसकी लाइफ, खुद की लाइफ के लिए कभी भी उसको नीड नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे आप अगर देखें तो इसमें थोड़ी ज़रा सी मिस्टेक की गई है, लेकिन जो ओल्ड हिस्ट्री में है उसमें अच्छा लिखा हुआ है कि जो है वो रिप्रोडक्शन वाइटल फॉर लाइफ, लाइफ के लिए वाइटल नहीं है, सेल्फ ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए वाइटल वाइटल नहीं है, लेकिन कंटिन्यूटी ऑफ इट्स रेस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन ए हो गया हमारा। और दूसरा जो जेनेटिक मटेरियल की ट्रांसमिशन। ठीक है, तीसरा जो लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए कभी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये लाइफ ऑर्गेनिज्म ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गए, तो बोथ एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, उसके बाद जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पता है उसका फंक्शन क्या है? एक की फर्टिलाइजेशन, सॉरी एक जो है वो बनाना, और उसके बाद एक को प्रिपेयर करना, तैयार करना फर्टिलाइजेशन के लिए, ओव्यूलेशन के बाद। और फीटल जब डेवलपमेंट होती है, एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है, तो उसको भी सपोर्ट प्रोवाइड करती है फीमेल की बॉडी। तो ये सारे फंक्शन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के होते हैं। ठीक है। अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनिटलिया कौन से होते हैं? जो बाहर एक इंटरनल जेनिटलिया होते हैं, जैसे कि टेस्टिस हो गया, या जो भी हमारे उसमें ग्लैंड्स वगैरह आ जाते हैं, या जो भी हमारी डक्ट्स आ जाती हैं, वो सारी क्या इंटरनल जेनिटलिया। दूसरे होते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया, उसमें एक पीनस आ जाता है, दूसरा स्क्रोटम। ठीक है, टेस्टिस क्या है? इंटरनल जेनिटल, स्क्रोटम के अंदर होते हैं। ठीक है, ये एक्सटर्नल नहीं है। एक्सटर्नल वो होते हैं जो बॉडी के बाहर हो। ठीक है, तो एक स्क्रोटम, ठीक है, और एक पीनस, दोनों ही बोथ एंड बी आर एक्सटर्नल जेनिटल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, एक्सेसरी स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सेसरी स्ट्रक्चर से जो वो डक्ट्स होती हैं, और दूसरा कौन से होते हैं? ग्लैंड्स होते हैं। तो उसका क्या काम होता है? एक तो वो सिक्रेशन जो वो रिलीज करते हैं। अच्छा, दूसरा जो स्पर्म की नरिशमेंट वगैरह होती है उन सिक्रेशंस में, और स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म स्टोरेज तो करते हैं लेकिन प्रोडक्शन नहीं करते। ठीक है, क्योंकि एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे अगर हम देखें। ठीक है, दी टेस्टिस वेयर स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, स्पर्म प्रोडक्शन कहाँ पे होती है? टेस्टिस में होती है, लेकिन ये एक्सेसरी स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, और एंड एक्सेसरी स्ट्रक्चर दैट स्टोर दी स्पर्म, एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं? स्पर्म को स्टोर करते हैं और ऐसी सिक्रेशन पैदा करते हैं जो उनको एक्टिवेट करता है स्पर्म को, और उन्हें नरिशमेंट भी करता है, क्योंकि उसमें उनकी स्पर्म की नरिशमेंट होती है, उसमें फूड वगैरह होती है, न्यूट्रिशन होती है स्पर्म के लिए। ठीक है। अच्छा, उस तो ए एंड बी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन इसका रॉन्ग है, इसलिए सी ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद टेस्टिस प्रोड्यूस, टेस्ट क्या करें? स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, और मेल सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं। टेस्टिस प्रोड्यूस बोथ स्पर्म एंड मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, तो ये जो है वो आपका क्या हो गया? मैं स्पर्म एंड मेल सेक्स हार्मोन। उसके बाद स्पर्म को आपको पता है कि बॉडी से स्लाइडली लोअर टेम्परेचर पे रखा जाता है, कूलिंग टेम्परेचर पे थाइज के बिटवीन, तो उसको हम कहेंगे कि लोअर टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी एक इक्वल टाइप क्वेश्चन है। स्क्रोटम मेंटेन द टेस्टिस एट अराउंड 34 डिग्री सेंटीग्रेड, स्लाइडली लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, बॉडी का 37 होता है, लेकिन स्क्रोटम का टेम्परेचर कितना होता है? 34। अच्छा, कौन सा पार्ट पीनस का इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं? तो जो शाफ्ट होती है पीनस की, उसके अंदर क्या होते हैं? इरेक्टाइल टिश्यूज मौजूद होते हैं। ठीक है, ये ग्लांस हो गया, ये पीनस की शाफ्ट है, ये रूट है। ठीक है, तो शाफ्ट के अंदर क्या होते हैं? इरेक्टाइल टिश्यूज मौजूद होते हैं। अच्छा, यही आपकी बुक में लाइन भी गिवन है यहाँ पे। अगर हम देखें, शाफ्ट कंटेंट्स लेयर्स ऑफ इरेक्टाइल टिश्यूज। उसके बाद आ जाएँ, एट व्हाट प्लेस इजैक्युलेटरी डक्ट इंटर यूरेथ्रा। ठीक है, तो हाफ वे थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जब ये आती है इजैक्युलेटरी डक्ट, तो यूरेथ्रा के अंदर एंटर हो जाती है। ठीक है, ये अगर हमारा ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये इजैक्युलेटरी डक्ट है। ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो इसके मिडिल में बिल्कुल ये एंटर हो रही है, और ये फर्दर यूरेथ्रा के अंदर कंटिन्यू होगी। ठीक है, ये अपनी सीक्रेशन से यूरेथ्रा में डालेगी, और यूरेथ्रा क्या है? यूरोजेनिटल डक्ट है, इसमें यूराइन भी आता है मेल का, और सीमेन भी आता है। ठीक है, इस पाथवे के थ्रू। उसके अच्छा, ये जो बुक हाफ वे वाली लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख लेना यहाँ पे, इंटर द यूरेथ्रा अबाउट हाफ वे थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाए, सीमेन कितना रिलीज होता है पर एजुकेशन? तो आपके बुक में लिखा है 2 टू 5 मिलीलीटर, यहाँ मैंने लीटर में वैल्यू दी है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, 2 टू 5 मिलीलीटर। अच्छा, इंटरनेट सिस्टम में कौन सी है? अच्छा, इसमें जो वो सेमिनल वेजिकल का पेयर होता है। ठीक है, सेमिनल वेजिकल का पेयर होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो दी थ्री सेट्स ऑफ एक्सिल ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेजिकल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। ठीक है, तो पेयर होता है सेमिनल वेजिकल जो 60% कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन यहाँ एमसीक्यूज में क्या है कि ए सेमिनल वेजिकल, यानी कि सिंगल सेमिनल वेजिकल। ठीक है, तो सिंगल 60% कंट्रीब्यूट नहीं करेगा टोटल सिविल वॉल्यूम ऑफ सीमेन को। ठीक है, ये तकरीबन 30 टू 40% कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो 60% या ज़्यादा हो जाएगा। तो ये पेयर होता है। अगर यहाँ पे दोनों ग्लैंड कंट्रीब्यूट कर रहे होते तो ये स्टोन करेक्ट होती, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? लार्जेस्ट सीमेन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स है। ये बुक में लाइन लिखी हुई है आपकी। ठीक है, और वासा डिफरेंशिया कंडक्ट स्पर्म, अगर आप टेबल के देखें तो वासा डिफरेंशिया कंडक्ट एंड स्टोर स्पर्म दोनों फंक्शन इसके। स्पर्मेटोजेनेसिस किसमें होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है। ये देखिए प्रोसेस है, प्रोडक्शन इसका स्पर्मेटोजेनेसिस विद इन दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है,
उसके बाद प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेटिक डाइवर्सिटी इंश्योर्ड एट व्हिच स्टेज ऑफ द प्रोसेस। जेनेटिक डाइवर्सिटी किस स्टेज पे होती है? जब जो है वो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जो है कन्वर्ट होता है, तब क्या है यहाँ पे मियोसिस 1 होती है। मियोसिस 1 क्या करती है आपको पता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम को रिड्यूस करती है बाय हाफ, ठीक है। तो हाफ से क्या होता है, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो अचीव हो जाती है, ठीक है ना। जब दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे तो 2 एंड डिप्लॉइड कन्वर्ट हो जाएगा हेप्लॉइड में, ठीक है। तो इस तरह से जेनेटिक डाइवर्सिटी यहाँ पे अचीव हो जाती है मियोसिस 1 में। स्पर्मियोजेनेसिस, अच्छा ये बताया स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा होता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्म की प्रोडक्शन, ठीक है। और स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, उस स्पर्म को जो स्पर्म बना हुआ है स्पर्मेटोजेनेसिस के जरिए उसको जो फर्दर मैच्योर करना, उसको शेप देना, उसको स्विम देना, ठीक है, फ्लैजेला देना, तो ये सारा किसका काम है, स्पर्मियोजेनेसिस। अब यहाँ करा है कि एक्वायरिंग द एबिलिटी टू स्विम बाय स्पर्म, नहीं ये एबिलिटी कभी भी नहीं रहता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप बुक लाइन से अगर पढ़ें तो स्पर्मजेनेसिस कौन से तीन फंक्शन है इसके में, ठीक है। एक तो ये शक्ल देता है स्पर्म सेल को, मैच्योर स्पर्म सेल को, ठीक है। और दूसरा ये इसकी न्यूक्लियस को रीशेप करता है, ठीक है, जिसमें एक्रोसोम फॉर्मेशन होती है, ये आगे वाला पार्ट, इसमें एंजाइम्स होते हैं जो कि जो है वो एग को जो एग की जो बाहर की लेयर्स होती है उसको पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन के लिए नेसेसरी है, ताकि एग स्पर्म जो है वो एग को पेनिट्रेट करके उसके अंदर जाए और उसको फर्टिलाइज करे, ठीक है। और दूसरा फ्रीजनम की डेवलपमेंट भी होती है स्पर्मेजेनेसिस में, जो कि स्पर्म मोटिलिटी को स्पर्म मोटिलिटी में हेल्प करती है, ठीक है। तो अगर स्पर्मेटोजोआ है ये किस में आ जाते हैं, ल्यूमिन में आ जाते हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स की ल्यूमिन में। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये जो है ये स्पर्म कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी एपिडर्मिस के थ्रू, ठीक है। जब ये एपिडर्मिस पहुंच जाएंगे वहाँ पे ये क्या करेंगे, अपनी एबिलिटी टू स्विम अचीव करेंगे, और दूसरा मैच्योरिटी फर्टिलाइजेशन गेन करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा मैच्योर हो गए ये फर्टिलाइजेशन के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे इजिकुलेशन के लिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें किस में हो रही हैं, एपिडिडमस में हो रही हैं। और स्पर्मियोजेनेसिस का इसका कोई ताल्लुक नहीं है। स्पर्मियोजेनेसिस में जस्ट क्या होता है, एक तो उसकी टेल फ्लैजिलम फॉर्मेशन होती है, एक एक्रोसोम फॉर्मेशन होती है, और दूसरा जो अपनी शेप चेंज करता है, ये तीनों चीज़ें। तो फॉर्मेशन स्ट्रिक्ट कंटेंट एसेंशियल एंजाइम फर्टिलाइजेशन, ये तो सही है सिस्टम में, लेकिन ये दोनों चीज़ें गेनिंग द मैच्योरिटी फॉर फर्टिलाइजेशन एंड एक्वायरिंग द एबिलिटी टू स्विम, ये दोनों चीज़ें किस में हो रही होती हैं, एपिडिडमस में हो रही होती हैं। ये चीज़ें स्पर्मियोजेनेसिस में नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका सी करेक्ट है सर। अच्छा स्टेटोस्पर्म आप देख लें यहाँ पे दी हुई आपकी बुक के अंदर, पहले एक्रोसोम होता है, फिर हेड आ जाता है, फिर मिडिल पीस, फिर टेल, फिर एंड पीस, ठीक है। एक्रोसोम, हेड, मिडिल पीस, टेल, एंड पीस, ठीक है। यहाँ पे जो ये हाईलाइट थोड़ा गलत किया गया है, इसका डी करेक्ट है। हमने टेस्ट में की में भी वहाँ पे डी इनपुट किया था, तो इसका डी करेक्ट होगा, ठीक है। ये माइंड में रखना है अपन, इसका डी करेक्ट है। उसके बाद आ जाए, इसका डी करेक्ट है, सी जो वो रॉन्ग हो जाएगा इसका। उसके बाद आप आ जाएँ मेल प्रोडक्ट सिस्टम, इसमें कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व नहीं है, तो सारे के सारे हार्मोन्स, इनिबिन भी होता है, एलएच भी होता है, एफएसएच भी होता है। एलएच जो है वो आपको पता है टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कराता है, एफएसएच जो है वो स्पर्म की प्रोडक्शन कराता है। तो ये सारी चीज़ें हार्मोन से इन्वॉल्व होते हैं, इनिबिन इनिबिन भी होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो इसलिए सारे हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। मेल हार्मोन्स इन्वॉल्व मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टेस्टोस्टेरोन, फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटिनरी हार्मोन, और इनेपिन एंड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है। तो ये सारे हार्मोन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएँ ह्यूमन फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी कौन सा फैक्टर काज नहीं करता, ये सारे के सारे इनफर्टिलिटी फैक्टर्स हैं, आपकी बुक में क्लियर लाइन लिखी गई है, ये देखें। सारी की सारी काज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी ओवुलेशन डिसऑर्डर होते हैं इसमें। इसमें पीसीओएस आ जाता है, ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ठीक है। ओवरी में सिस्टर फॉर्मेशन हो जाती है अराउंड, थायराइड डिसऑर्डर्स हैं, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेल्योर, ये सारे फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज आ जाता है कोई भी, या यूटेराइन सर्वाइकल इशू आ जाता है कोई भी, ठीक है। एंडोमेट्रियोसिस होती है, ठीक है। एंडोमेट्रियोसिस क्या कंडीशन है, जब यूटेरस के अंदर जो टिश्यू लाइनिंग है वो उसकी ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। और ये एक्सेसिव ग्रोथ होती है, इस वजह से ये काफ़ी अफेक्ट करती है यूट्रस को और पाथवेज को। एज रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। एडवांस मेटरनल एज अगर ज़्यादा उम्र होगी तो हाई रिस्क है इनफर्टिलिटी होगी, ठीक है। और जाहिर सी बात प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं एज बढ़ने के साथ साथ। तो ये सारे फैक्टर जो है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ भी हैं, थायराइड डिसऑर्डर्स भी हैं, ठीक है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होगी काफ़ी सारी, ठीक है। यहाँ पे आप देख लेंगे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएँ टिपिकल एवोल्यूशन के 5 लेस देन 5 मिनट्स में होता है, ठीक है। टिपिकल अच्छा दिस सेवन नोन एज ओवुलेशन टिपिकली ऑकर्स विदिन अ स्पैन ऑफ लेस देन 5 मिनट्स, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका, बुक की लाइन है सारी। अच्छा हार्मोन जो which hormone sustain endometrial lining ceasing menstruation, ठीक है। अब जो वो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन क्या करते हैं, ये मेंस्ट्रुएशन को सीज करते हैं, ये देखें। after ovulation sustained by human chorionic gonadotropin hormone later on placenta attacks over the production of प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन ड्यूल फंक्शन है, कौन सा, एक तो वो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी इनहिबिट करते हैं कि वो फर्दर मैच्योरेशन ना करवाए फॉलिकल्स की, ताकि फर्दर ओवुलेशन हो, क्योंकि ऑलरेडी एक फर्टिलाइज हो गया है। दूसरा सस्टेनिंग द एंडोमेट्रियल लाइनिंग, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम लेयर है, जो अंदरूनी लेयर है यूट्रस की, उसको बनाए रखते हैं, उसको जो स्पंजी टाइप लेयर रखते हैं, ताकि जो फीटल डेवलपमेंट हो। दस एलिमिनेटिंग नीड फॉर कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा, जाहिर है इसकी अब नीड ही नहीं है, फॉलिकल्स नहीं बनेंगे, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुएशन सीज होगा, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन फिर नहीं होगी, प्रेगनेंसी के दौरान कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है, ठीक है। तो ये दोनों हार्मोन्स जो मेंस्ट्रुएशन को सीज करते हैं और एंडोमेट्रियल लाइनिंग को जो वो बनाए रखते हैं। एचसीजी किस में प्रोड्यूस होती है, प्लेसेंटा प्रोड्यूस करता है इसको, और ये कार्पस ल्यूटियम को सस्टेन करके रखती है, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने लाइन पढ़ी थी, ठीक है।
placenta, which is found by both maternal and embryonic tissue, serve as a discord organ, facilitate exchange of gases, nutrients, fetal and maternal circulations. ठीक है. Initially carpoluteum temporary state found in the ovary after ovulation sustained by human chorionic gonadotropin hormone. ठीक है. जब शुरू में क्या होता है कि जब कार्पoluteum बनता है डिजेनरेशन फॉलिकल्स के बाद, तो उसमें क्या होता है कि फिर वो क्या प्रोड्यूस करता है, एचसीजी. ठीक है, एचसीजी प्रोड्यूस करता है. फिर जब ये प्लेसेंटा आ जाती है ना, जब ये फर्टिलाइजेशन वगैरह आ जाती है, प्लेसेंटा जब डेवलप हो जाती है, फिर जो वो प्लेसेंटा अपना ये फंक्शन लेती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन. प्लेसेंटा एंड सस्टेंस कार्पस लूटियम. ठीक है, एचसीजी कौन बना था, प्लेसेंटा. और ये क्या बना था यहाँ पे, सस्टेंस कार्पस लूटियम. ठीक है. इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टेक्स प्लेस ऑन डे, द इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट कहती है डे 8 to 9 पे होती है. यहाँ पे आपके बुक में डायग्राम गिवन है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें. फर्स्ट डे भी क्या क्लीवेज हो रही है, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज अनकॉम्पैक्टेड मॉड्यूला बनना, फिर 8 सेल स्टेज आ गई. ठीक है. यहाँ पे ये क्या होगा, खाली ब्लास्टोसिस्ट है, ये जोना प्लेसिडा बाहर वाली लेयर है. ठीक है. लास्ट से ब्लास्टोसिस्ट हिचिंग हो रही है इसके अंदर, फिर इपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट बने, इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट हो गई यहाँ पे. ठीक है. ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग है यूट्रस की, इसके साथ ब्लास्टोसिस्ट जो है वो इम्प्लांट हो गया फर्टिलाइजेशन के बाद. यहाँ पे ओवरी से क्या निकला, एग निकला, एग के बाद फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइज जाइगोट बना, फिर फर्स्ट क्लीवेज हुई, 2 सेल स्टेज बना, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज. ठीक है. मॉड्यूला बना, फिर जो आपका ब्लास्टोसिस्ट बना, इसमें एक कैविटी बनी जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोसील. उसके बाद क्या बना, ये डिफरेंट लेयर्स बनी, इसके अंदर हैचिंग हुई, जूना प्लेसिडा बनी. उसके बाद जो वो इपीब्लास्ट हाइपोब्लास्ट बनी है, जो जर्मिनेशन लेयर है दोनों. ठीक है. तो ये सारे जो है सेकंड वीक में बन रहे होते हैं, इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट जब होती है, तो ये सारी एंडोमेट्रियल लाइनिंग के साथ ये अटैच हो गया ब्लास्टोसिस्ट. तो ये डे 8 to 9 पे हुआ है. ठीक है. तो ये एमसीक्यू में पूछा गया बस. अच्छा, व्हाट इज द लेंथ एक्सपेंडिंग फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस. इसमें इसमें कंफ्यूज हो गया कि 10 सेंटीमीटर लेंथ है, जो वो आपकी जो लेंथ थी ओविडक्ट की, वो करके है. तो इसमें ओविडक्ट की लेंथ नहीं पूछा गया. ठीक है. तो इसलिए ये कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज है. इसमें ओविडक्ट की जो है वो लेंथ नहीं पूछी गई है. अगर हम यहाँ पे देखें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर यहाँ पे लेंथ गिवन होगी, ठीक है. दी ओविडक्ट्स व्हिच कैरी एग्स फ्रॉम ओवरी टू द यूट्रस आर ईच अराउंड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. ठीक है. यहाँ पे ओविडक्ट की लेंथ की बात हो रही है. मैंने जो पूछा है कि ओवरी टू यूट्रस लेंथ कौन सी है, तो आपको कैसे पता कि मैंने कौन सी लेंथ पूछी है, आपको नहीं पता ना मैंने कौन सी लेंथ पूछी है. ओवरी टू यूट्रस के थ्रू डिफरेंट लेंथ्स हो सकते हैं. अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम में, मैंने गूगल में सर्च कर रखी थी कि फॉर एग्जाम्पल ओवरी टू यूट्रस की लेंथ अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम इसकी लेंथ जो देखें, तो उसमें क्या है कि यहाँ पे ये ओवरीज है, ठीक है, ये यूट्रस है. ठीक है. और इसमें एमसीक्यू हमने कौन सी लेंथ पूछी है, ओवरी टू दी यूट्रस. ठीक है. ओवरी टू दी, ये ओवरी है, ये यूट्रस है. तो आपको कैसे पता है कौन सी प्लान की बात हो रही है, यहाँ से यहाँ की हो रही है, या यहाँ से यहाँ की हो रही है, या यहाँ हॉरिजॉन्टल प्लेन की हो रही है, या वर्टिकल प्लेन होती है, या कोई भी किसी एंगल के साथ पूछा गया है. ठीक है. ओविडक्ट की लेंथ तो यहाँ पे नहीं पूछी गई ना, तो इसलिए ये प्लेन इज नॉट मेंशन्ड का ऑप्शन. तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए एमसीक्यू कोई भी दे सकता है कि भाई यहाँ पे आपकी जो वो लेंथ क्या होगी. तो लेंथ जब वो प्लेन मेंशन करेगा तभी आप लेंथ बता सकते हो, वरना 10 सेंटीमीटर तो ओविडक्ट की लेंथ है. यहाँ पे ओविडक्ट की लेंथ थोड़ी पूछी गई है. ज़ाहिर सी बात, ओवी टू यूट्रस जरूरी थोड़ी है कि ओवी की लेंथ, ओवी काफ़ी लंबी भी हो जाती है, हो सकता है वो लेंथ शॉर्ट हो, क्योंकि ये ओवी पूरी ऐसे कर्ड स्ट्रक्चर है पूरी की पूरी. तो इसलिए ये लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी. अगर हम डायरेक्टली बात करें ओवी टू यूट्रस की, तो ये लेंथ काफ़ी शॉर्ट हो जाएगी. प्लेन पर डिपेंड करता है फिर कौन सा प्लेन हम ले रहे हैं. तो ये चीज़ इसमें थी. ठीक है. उसके बाद मेडिकल टर्म मिसकैरेज के लिए क्या होता है, इसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन. एक होता है अबॉर्शन जो हम खुद ब खुद कराते हैं, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. दूसरा स्पॉन्टेनियस जो अबॉर्शन होता है, मतलब कि हमारी इसमें विश शामिल नहीं थी, और वो क्या हो गया, इनफर्टिलिटी, मिसकैरेज हो गया. ठीक है. मिसकैरेज एक गेस्टेशन पीरियड उसको कहते हैं, जब जो वो एम्ब्रियो की फर्टिलाइजेशन से लेकर जब फीटस डिलीवर हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड. ठीक है. तो अगर उस एम्ब्रियो के, सॉरी, फीटस के डिलीवर होने से 20 वीक्स पहले अगर हो जाता है, प्रेगनेंसी का लॉस हो जाता है, तो उसको हम कहेंगे मिसकैरेज. ठीक है. अगर फीटस की जो डिलीवरी है उससे 20 वीक्स के पहले प्रेगनेंसी का लॉस हो जाता है, तो उससे हम कहेंगे मिसकैरेज. ठीक. इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी बायोलॉजिकली हम कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर कोई भी कपल 1 ईयर ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यानी कि कोई भी उसमें प्रोटेक्शन यूज़ नहीं की गई है, पिल्स या कॉन्डोम्स वगैरह, तो अगर 1 ईयर रेगुलर सेक्स के बाद भी कोई बेबी कंसीव नहीं होता है, तो उसको हम कहेंगे कि जो इनफर्टिलिटी है, फिर वो मेल में भी हो सकती है या फीमेल में भी हो सकती है. ठीक है. फीमेल में इनफर्टिलिटी काफ़ी सारे रीजन है, मेल में भी काफ़ी सारे रीजन है, इसमें से ज़्यादातर स्पर्म का लो काउंट होता है. ठीक है. उसके बाद अगर हम बात करें आगे वाले एमसीक्यूज की, डेलिब्रेट टर्मिनेशन, यानी कि हम विश के मुताबिक प्रेगनेंसी को अगर टर्मिनेट करना चाहते हैं, तो उसको हम कहेंगे अबॉर्शन. ठीक है. तो ये सारे टर्म आपको समझने की जरूरत है. इनफर्टिलिटी किसको कहेंगे कि अगर 1 ईयर के बाद भी, रेगुलर सेक्स के बाद भी अगर बेबी कंसीव नहीं होता है, तो उसको हम कहेंगे इनफर्टिलिटी. मिसकैरेज किसको कहेंगे कि अगर डिलीवरी फिटस से 20 वीक्स के पहले अगर जो प्रेगनेंसी का लॉस हो जाता है, बच्चा लॉस हो जाता है, तो उसको हम कहेंगे मिसकैरेज. अबॉर्शन किसको कहेंगे अगर हम डेलिब्रेट, यानी कि अपने विश के मुताबिक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दें, तो उसको हम कहेंगे अबॉर्शन. आईवीएफ क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि हम इसको आर्टिफिशियली इंप्लांट करते हैं एम्ब्रियो को मदर की बॉडी के अंदर. जो उसकी फर्टिलाइजेशन क्या होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हम करवाते हैं. ठीक है. एम्ब्रियो, और अगर फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म जो है वो एक को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा था, बाहर से फर्टिलाइजेशन करके फिर जो हम एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर देते हैं दोबारा से मदर की बॉडी के अंदर. ठीक है. तो उसको हम कहेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ. ये आजकल काफ़ी कॉमन टेक्नोलॉजी इनफर्टिलिटी को जो है वो फाइट करने के लिए. अच्छा, प्रेजेंस ऑफ यूट्रल कैविटी किस फॉलिकल में होती है, वेजिकुलर.
ये देखें, प्राइमरी फॉलिकल है जिसमें प्राइमरी oocyte होता है, सेकेंडरी फॉलिकल सेकेंडरी oocyte होता है, ठीक है। वेसिकुलर और ग्राफियन फॉलिकल होता है जिसको हम कहते हैं वेसिकुलर फॉलिकल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक कैविटी होती है जिसे हम कहेंगे वेसिकुलर कैविटी, ठीक है। प्राइमरी oocyte इन्वॉल्व बाय एपिथेलियल सेल, प्राइमरी oocyte जो होता है उसमें उसके बाहर के जो वो एपिथेलियल सेल्स की कवरिंग होती है। और दूसरा सेकेंडरी फॉलिकल को कैसे हम पहचानेंगे, उसमें से फॉलिकल फ्लूइड टूल्स होते हैं उसमें oocyte अराउंड, ठीक है। उसके बाद जो वेसिकुलर फॉलिकल होता है उसको हम कैसे पहचानेंगे, उसमें कैविटी होती है जो फ्लूइड होती है और वो ज़्यादा साइज में ग्रेजुअली बढ़ती जाती है, जबकि वो फॉलिकल जो ओवरी के सफे से बाहर नहीं आता तब तक वो बढ़ती जाती है, तो ओव्यूलेटेड सेकंडरी oocyte है, ठीक है। तो वेसिकुलर फॉलिकल जो वो ग्राफियन मैच्योर फॉलिकल होता है, ये वेसिकुलर फॉलिकल है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं डक्टस रेफरेंस अराइज फ्रॉम द टेल ऑफ एपिडिडमस, ये ठीक है। अगर हम और क्लियर डायग्राम से देखें, ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि ये जो वो हेड ऑफ एपिडिडमस है, ठीक है, ये इफ्रेंट डक्ट्यूल्स हैं, ठीक है। और ये क्या है, डक्टस से डिफरेंस है, और ये रेटिटेसिस है, ये ट्यूबुलस रेक्टस है, बॉडी ऑफ एपिडिडमस, टेल ऑफ एपिडिडमस, ठीक है। अच्छा, आप एक इस डायग्राम को समझिए, ये सारे के सारे क्या हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये इसमें ट्यूब्यूल्स बने हुए हैं। उसके बाद ये जो ट्यूबुलस रेक्टस है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को किसके साथ कनेक्ट कर रहा है, रेटिटेस्टस के साथ कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये जो आपका हो गया ट्यूबुलस रेक्टस, ये बीच वाला छोटा छोटा पार्ट कनेक्टिंग ट्यूब्यूल। उसके बाद ये आपका हो गया रेटिटेस्टस। उसके बाद रेटिटेस्टस के बाद क्या होता है आपका जो वो एपिडिडमस से शुरू हो जाता है इफरेंट डक्टुल की थ्रू। ये इफरेंट डक्टुल क्या करते हैं, रेटिटेस्टस को कनेक्ट करते हैं एपिडिडमस को, एपिडिडमस के साथ। एपिडिडमस पहले जाने के बाद हेड आएगा आपका, ये हेड पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आएगा, ये सारी की सारी बॉडी आपकी आ गई, ये क्या है, टेल आ गया, ठीक है। टेल के बाद आपका क्या स्टार्ट होगा, यहाँ से जो ये फिर से आपका स्टार्ट हो जाएगा डक्टस डिफरेंस। ये डक्टस डिफरेंस है, ये टेल एपिडर्मिस की पूरी की पूरी ऐसे कर्ड। और यहाँ पे क्या स्टार्ट हो गया आपका डक्टस डिफरेंस, ये आगे जाके फर्दर जो एजुकेटर डक्ट वगैरह में जाके रिलीज होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बतानी थी कि जो एमसीक्यू में पूछा गया है कि टेल एपिडर्मिस के बाद क्या राइज होता है आपका डक्टस डिफरेंस, ठीक है। अभी हमने डायग्राम पे सीखा। अच्छा, जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो किस नेगेटिव फीडबैक लूप के थ्रू कंट्रोल होता है, जैसी बात है, ठीक है। जब किसी भी जो जीएनआरएच से कंट्रोल्ड हार्मोन्स की सिक्रेशन बढ़ती है तो जीएनआरएच को इनहिबिटर सिग्नल जाता है तो उसकी लेवल कम हो जाना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो अगर हम इसका फीडबैक देखें मैकेनिज्म, ठीक है। जीएनआरएच प्रोड्यूस इन हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन, ठीक है। स्टिमुलेट रिलीज एफएस एलएच ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, ये इंट्री पिट्यूटरी की सिक्रेशन है सारी जीएनआरएच से जो रेगुलेट होता है नेगेटिव फीडबैक लूप के थ्रू। वे लो लेवल टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ जीएनआरएच। अगर टेस्टोस्टेरोन की वे जो लेवल कम होगी ब्लड के अंदर, सॉरी बॉडी के अंदर, तो क्या होगा, जीएनआरएच जो रिलीज होगा और इससे जो एफएस और एलएच की इंक्रीज प्रोडक्शन होगी, ठीक है। और वो जो फर्दर एलएच क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करवाएगा, ठीक है। और जैसे टेस्टोस्टेरोन का लेवल राइज होगा तो क्या होगा, जीएनआरएच की जाहिर सी बात है इनहिबिशन होगी, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट होगा इसका। तो उससे क्या होगी, एफएसएच और एलएच की प्रोडक्शन डिक्रीज होगी, ठीक है। तो एफएसएच और एलएच की जो इफेक्ट है वो टेस्टोस्टेरोन पे जो पॉजिटिव फीडबैक वाला है, यानी कि अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है तो एफएसएच एलएच का बढ़ेगा। लेकिन जीएनआरएच के ऊपर क्या है, नेगेटिव फीडबैक, यानी कि अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है तो जीएनआरएच की सिक्रेशन कम होगी, ठीक है, इनहिबिट होगा इसके लिए। तो लेंथ ऑफ विच टू ओवरिन यूट्रोसाइकस इवेंट्स आर सेम, ल्यूटियल फेज सीक्रेट फेज, आपकी चार्ट आप देख लें बुक में, यहाँ पे आपका गिवन चार्ट है, देखिए यहाँ पे लेंथ दी गई है, ठीक है, बुक में ल्यूटियल फेज, ठीक है। और आपका जो ये ओवरिन साइकिल है ये यूट्रिन साइकिल है, ठीक है। ये तेरा फॉलिकुलर फेज कितने दिन का है, 13 दिन का। उसके बाद ओव्यूलेशन हो जाती है डे 14 पे। उसके बाद यूट्रिन फेज आ जाता है, या जो जिसमें कॉर्पस वगैरह प्रोजेस्टेरोन वगैरह बनता है, ठीक है। उसके बाद यूट्रिन साइकिल क्या होता है, एक तो मेंस्ट्रुएशन होती है 5 दिन तकरीबन चलती है, ठीक है, जिसमें ब्लड डेब्रिज वगैरह पास होती है थ्रू द वेजिनल ओपनिंग। उसके बाद जो आपका प्रोलिफरेटिव फेज होता है, ठीक है, जिसमें एंडोमेट्रियम दोबारा से बिल्ड और रीबिल्ड होती है, तैयार होती है दोबारा से। उसके बाद जो एंडोमेट्रियम थिक होती है और से उसमें ग्लैंड्स वगैरह बनते हैं इसी के। तो ये जो वो आप अगर देखें, इसमें तो डिफरेंस है फॉलिकुलर मेंस्ट्रुएशन में, ठीक है। और ये 1 दिन का, ये 13 दिन का, ये तकरीबन जो हो गया आपका 13 दिन का, ठीक है। तो इसमें क्या है, ल्यूटियल फेज और सीक्रेटरी फेज, ये दोनों जो है एक इनकी सेम लेंथ है, डे लेंथ है। ये 15 से 28 दिन, ये 15 से 28 दिन तक, ठीक है। डेज 15 to 28, यानी कि दोनों 13 डेज का टाइम पीरियड है। तो ये इन दोनों की लेंथ सेम हो जाएगी, ल्यूटियल फेज की और सीक्रेटरी फेज की। अच्छा, आईवीएफ में हम क्या करते हैं, मेचुर एग से लेते हैं मेल स्पर्म टेकन फ्रॉम फर्टिलाइज्ड। हाँ, आईवीएफ में क्या होता है, हम नेचुरल एक्सेल लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, ओवरी से, ठीक है। और ओवरीज जाहिर सी बात है नेचुरल एक्सेल कहाँ से लेंगे, ओवरी से लेंगे आपको। उसके बाद फर्टिलाइज किसके साथ करेंगे, मेरिस्टम के साथ बाहर, ठीक है, आउटसाइड दी बॉडी, आउटसाइड दी बॉडी। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आईवीएफ कैसी टेक्निक है, एक्स्ट्रा फर्टिलाइजेशन वाली। तो एंड पुट इनटू द यूटेरस ऑफ सेम और अदर वुमेन, आप उसी में जिसकी वुमेन के एग लिए हैं उसी की बॉडी के अंदर भी डाल सकते हैं वो एम्ब्रियो, या जो दूसरी वुमेन की बॉडी के अंदर भी आप एम्ब्रियो डाल सकते हैं। तो इसको कहते हैं आईवीएफ टेक्निक। इसके थ्रू आजकल बहुत सारी इनफर्टिलिटी को काउंटर किया जा रहा है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। fertilization, ठीक है, जिसमें क्या होता है, मेचुर eggs are taken from women, fertilized with male sperm outside the body and put into the uterus of the same or another woman for proper gestation, ठीक, प्रॉपर gestation यानी कि उसकी डेवलपमेंट वगैरह के लिए। पेनफुल बाउल मूवमेंट्स आर एसोसिएटेड विद गोनोरिया, गोनोरिया हम कहते हैं क्या होते हैं, पेनफुल बाउल मूवमेंट्स, यानी कि आपका जो इंटेस्टाइन की मूवमेंट होती है उसको हम कहते हैं बाउल मूवमेंट्स। तो वो किस में होता है, गोनोरिया में होता है, ठीक है। यहाँ पे गिवन होगा गोनोरिया,
गोनोरिया में पेनफुल और बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, पेनफुल बाउल मूवमेंट से आगे, और रेक्टल इचिंग, यानी कि आपके अंदर रेक्टम के अंदर इचिंग होगी। एड्स कैन बी स्प्रेड बाय अनप्रोटेक्टेड सेक्स, मेन रीजन है एड का, आपको पता होगा मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ भी ये ट्रांसमिट हो सकता है, और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी ये आला चीज़ जो एड्स के कारण। कंप्लीट लेक ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड टू इजैकुलेट इन द इजैकुलेट इज कॉल्ड एजोस्पर्मिया, ये कंडीशन होती है। आपके बुक के अंदर भी इसकी डेफिनेशन गिवन है कि एजोस्पर्मिया किसको कहते हैं। देखिए यहाँ पे सारी गिवन है डेफिनेशन। ओलिगोस्पर्मिया क्या होती है, स्पर्म का लो काउंट, ये अंदर मेल के अंदर स्पर्म काउंट लो होगा तो क्या होगा, ओलिगोस्पर्मिया कंडीशन होगी और फिर भी इनफर्टिलिटी होगी। उसके बाद दूसरी डिजीज कंडीशन जिसमें क्या होता है, एजोस्पर्म हो जाती है, यानी कि लेक ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन दी इजैकुलेट, ठीक है। मैच्योर स्पर्म जो वो एजुकेशन नहीं होंगे, प्री मैच्योर स्पर्म्स होंगे, तो ये भी मेल इनफर्टिलिटी का एक काज हो सकता है। लेक कंप्लीट ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन दी इजैकुलेट इज कॉल्ड एजोस्पर्मिया, ठीक है। एस्पर्मिया किसको कहते हैं, जिसमें स्पर्म हो ही ना, ठीक है। पिछले अराउ यूट्रस इज रिचुअली सप्लाइड बाय वेजल्स, जैसे एंडोमेट्रियम जो इनर लाइनिंग होती है वो वेजल को उसमें वेजल्स हो रहे होते हैं और नर्व सेंसेशन हो रही होती है। अच्छा, किस पीरियड के दौरान ह्यूमन फीमेल शोज नो डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, ठीक है। चाइल्डहुड के दौरान जो वो अपनी ह्यूमन फीमेल फॉलिकल्स की डेवलपमेंट शो नहीं करती, क्योंकि जो फीमेल है ना उसमें क्या होता है, ज़रा डिफरेंट होता है। मेल में तो प्यूबर्टी के बाद स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, लेकिन जो फीमेल की बॉडी होती है उसमें क्या होता है कि उसका जो उस साइड है वो सेकेंडरी म्यूसिस में आके अरेस्ट हो जाता है, यानी कि उस साइड किस में अरेस्ट होता है, सेकेंडरी म्यूसिस स्टेज में अरेस्ट हो जाता है। उसके बाद वो मैच्योर नहीं होता। फिर मैच्योर कब होता है, सारे के सारे फिर मैच्योर तब होगा जब फीमेल प्यूबर्टी को रीच करेगी, जब वो 13 साल की हो जाएगी मेडिकली, तब वो जो है वो उसके अंदर फर्दर फॉलिकल्स की मैच्योरेशन होगी और ओव्यूलेशन होगी, मेंस्ट्रुएशन होगी। तो उसको हम कहेंगे कि फीमेल में कौन सा पीरियड है जिसमें फॉलिकल्स नहीं बनते हैं, फीटल पीरियड बनते हैं। जब वो माँ के पेट के अंदर भी होती है ना, तब भी उसके अंदर क्या होते हैं, फॉलिकल्स बनते हैं, यानी फॉलिकल्स बन रहे होते हैं पर वो मैच्योर नहीं होते, क्योंकि वो मेटा फेज में अरेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। मेटा फेज में अरेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद चाइल्डहुड में वो बिल्कुल फॉलिकल्स मैच्योर नहीं होते हैं, ठीक है। एक बार बच्ची पैदा हो गई, उसके बाद 13 साल तक उसमें कोई भी फॉलिकल्स की डेवलपमेंट नहीं होगी। उसके बाद जब प्यूबर्टी को रीच कर जाएगी, तो उससे 13 साल से लेकर 50 साल तक तकरीबन उसमें जो वो फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होती रहेगी, वो मैच्योर होते रहेंगी और ग्राफिन फॉलिकल बनता रहेगा, ठीक है। वो किसी भी बेबी को कंसीव करने के लिए एलिजिबल होगी, ठीक है। उसके बाद मीनोपॉज के बाद जो वो फीमेल की बॉडी क्या करती है, कोई भी फॉलिकल्स की डेवलपमेंट नहीं कराती। तो एक मीनोपॉज हो गया, मीनोपॉज और दूसरा चाइल्डहुड, इन दोनों के दौरान फीमेल की बॉडी में फॉलिकल्स की डेवलपमेंट नहीं होती है, ठीक है। लेकिन फीटल पीरियड के अंदर होती है, जब वो माँ के पेट के अंदर भी होती है तब भी उसके अंदर फॉलिकल्स बन रहे होते हैं, लेकिन वो मेटाफेज के अंदर आके अरेस्ट हो जाते हैं, उनकी उसकी फर्दर मेचुरेशन नहीं होती है, ठीक है। ये चीज़ आपकी बुक में कहीं लिखी हुई होगी, मुझे अगर यहाँ पे मिलती है तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें ये हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस, ये सारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दिया गया। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे मिल गया है, बहुत अच्छी लाइन लिखी है। ईच फीमेल ओवरी पोटेंशियली कंटेंस टू लेग फॉलिकल्स, ठीक है। टू लेग फॉलिकल्स उसमें होते हैं फाउंड बिफोर हर बर्थ, ठीक है। उसकी बर्थ से पहले भी बन जाते हैं ये, लेकिन ये सारे के सारे मेटाफेज में मेटाफेज 2 में आके अरेस्ट हो जाते हैं। ओनली सेवरल हंड्रेड रिलीज एग से ड्यूरिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव ईयर्स, ठीक है। चंद कुछ सौ ही वो जो वो ग्राफिक फॉलिकल में कन्वर्ट होते हैं 2 लाख में से, और वो कब होते हैं, ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव ईयर्स, यानी कि प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक, स्टार्टिंग एट प्यूबर्टी एंड कंटिन्यूइंग अंटिल मेनोपॉज। प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक हर मेच्योर फॉलिकल जो वो एग रिलीज करता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह चलता है, मेंस्ट्रुएशन होती है फीमेल की बॉडी के अंदर, और वो कोई भी चाइल्ड कंसीव करने के लिए एलिजिबल होती है। तो इसको हम क्या है, और ये सारा साइकिल फॉलिकल का एस्ट्रोजन को सेक्स फॉलिकल प्रोड्यूस फीमेल सेक्स हार्मोन का एस्ट्रोजन, ठीक है। ये एस्ट्रोजन बनाते हैं फॉलिकल्स जो। तो ये बात क्लियर होगी। तो एक तो जो वो बिफोर बर्थ, दूसरा प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक, और चाइल्डहुड के अंदर फॉलिकल्स की। अच्छा, उसके बाद फॉर्मे फीमेल की बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक कौन से होते हैं, एक तो फीमेल की बॉडी कर्विशियस होती है, यानी कि उसमें कर्व होते हैं एज कम्पेयर टू मेल, उसमें कर्विशियस फिजिक होती है फीमेल की। दूसरी उसकी पेलिस वाइडर होती है। पेलिस क्यों वाइडर होती है, क्योंकि उसको जो डिलीवरी फीटस करना होता है, इसलिए उसकी पेलिस जो है वो वाइडर होती है, और उसमें जो यूट्रस वगैरह होती है, बेबी की डेवलपमेंट भी होती है, और डिलीवरी फीटस के लिए भी पेलिस का वाइडर होना लाजमी है। मेल के अंदर जो पेलिस होती है वो नैरो होती है, ठीक है। उसके बाद ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है, ये भी फीमेल बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक है। ये मेल के अंदर कोई भी ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होती है, ठीक है। और जो बहुत बी एंड सी नहीं, ये सारी सारी कैरेक्टरिस्टिक फीमेल बॉडी के। उसके बाद आप ऑर्डिनरी म्यूकस किस टाइप की होती है, एक तो वो अधेसिव होती है, दूसरी थिक होती है, ठीक है। अधेसिव होती है और थिक होती है तभी जो वो स्पर्म को अट्रैक्ट भी करती है, ठीक है। और उसमें जो हो काफ़ी सारी और एसिडिटी भी होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के फंक्शंस में देखें कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का जो फंक्शन है ये भी एस्ट्रोजन का होता है, ठीक है। कैसे ये जो मैनिफेस्टेशन फीमेल बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी हेयर एंड फैट, ठीक है। बॉडी की हेयर डिस्ट्रीब्यूशन जो फीमेल और मेल के अंदर दोनों के अंदर डिफरेंस होती है, और फैट भी एक्यूमुलेशन भी ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी होती है। तो ये सारी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर बॉडी वेरी करती है, पेट डिपोजिशन और ब्रेस्ट डेवलपमेंट। उसके बाद कर्विशियस फिजिक होती है इन कंपैरिजन टू मेल बॉडी, ठीक है। प्राइमरी ड्यू टू इंक्रीज डिपोजिशन ऑफ सबक्यूटेनियस सेल रिप्रोडक्शन एंड वाइडर पेल्विक गिडल, ठीक है। वाइडर पेल्विक गिडल होता है क्योंकि डिलीवरी फिटनेस के लिए वो नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए म्यूकोसा। म्यूकोसा अदर एंड थिक होती है, ठीक है। म्यूकोसा वो भी आप बुक के अंदर लाइन गिवन है, कहीं पे आप देख लेना, वरना आपको पता होना चाहिए इतना बस, ठीक है। ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, एडहेसिव एंड थिक होती है बिल्कुल। विच वन फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी ह्यूमन मेल, ये सारे के सारे फैक्टर जो वो
मेल के अंदर इनफर्टिलिटी करा सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो मेल इनफर्टिलिटी के क्या क्या फैक्टर्स हैं। एक होती है रेट्रोग्रेड एजुकेशन। रेट्रोग्रेड एजुकेशन यानी कि स्पर्म जो है वो आपका वापस ब्लीडर में आ जाएगा, मेल के ब्लीडर में आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो डक्ट है वो एक ही है ना, यूरोजेनिटल डक्ट, यूरेथ्रा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जब स्पर्म पास होगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाता हूँ कि अगर स्पर्म जो हो, ये देखिए रेट्रोग्रेड एजुकेशन क्या होती है, सीमेन गोज बैकवर्ड इन द ब्लैडर रेदर देन गोइंग आउट थ्रू द पीनस। ये जो यूरेथ्रा के थ्रू सीमेन जो वो आ जाता है ब्लैडर में, ब्लैडर के बाद ये डायरेक्ट यूरेथ्रा में एंटर होके पीनस के थ्रू आता है ये। लेकिन जब रेट्रोग्रेड एजुकेशन होगी तो उसमें क्या होगा, जो सीमेन है वो वापस किस में चला जाएगा, ब्लैडर में चला जाएगा, या ब्लैडर का जो स्पंटर है वो क्लोज होगा ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। तो उसमें जो रिफ्लेक्स जब होगी सीमेन की, तो क्या होगा, वापस स्पर्म ब्लैडर में चला जाएगा। ठीक है, जब ये वापस चला जाएगा तो बिल्कुल भी सीमेन पीनस से बाहर नहीं आएगा, या थोड़ा बहुत बाहर आएगा। ठीक है, तो इसको इस कंडीशन को हम कहते हैं रिट्रोग्रेड एजुकेशन। ठीक है, यानी कि जो स्पर्म या सीमेन है, यो बैकवर्ड जा रहा है ब्लैडर के अंदर, रेदर देन गोइंग आउट ऑफ द पीनस। ठीक है, तो इस कंडीशन को कहते हैं रिट्रोग्रेड एजुकेशन। ठीक है, तो ये इनफर्टिलिटी काज कर सकता है। दूसरा एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन। एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, ओबेसिटी, ये दोनों जो काजेज हैं इनफर्टिलिटी इन मेल, ह्यूमन मेल के अंदर। ठीक है, ये आपके बुक में भी लिखी हुई है। इनफर्टिलिटी मेल के अंदर क्या होती है चीज़, एग्जीक्यूटिव डिसऑर्डर्स, ऑब्स्ट्रक्शन, उसके बाद लाइफ फैक्टर्स। ठीक है, एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, स्मोकिंग, ड्रग यूज, ओबेसिटी, एक्सपोजर टू एनवायरमेंट टॉक्सिन्स और प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर्स। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे आपको पता है कि स्पर्म की इमेचुरेशन हो जाएगी, स्पर्म मैच्योर ही नहीं होंगे, क्योंकि स्पर्म को मैच्योर होने के लिए, या जो फर्टाइल स्पर्म पैदा होने के लिए 34 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए। तो जब ये टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो क्या होगा, आपकी मेल के अंदर क्या होगी, इनफर्टिलिटी होगी, स्पर्म मैच्योर होंगी ही नहीं। उसके बाद आप आ जाएँ इस क्रूशियल रोल, प्लेज़ क्रूशियल रोल रेगुलेटिंग एंडोमेट्रियल ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई रेगुलेट कौन करता है, देखिए यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है कि जो सर्वाइकल म्यूकस होती है ऑर्डिनरली आमतौर पे क्या होती है, डेंस और अधेसिव होती है। ठीक है, लेकिन जब एस्ट्रोजन की लेवल बढ़ जाती है तो ये क्या हो जाती है, मोर फ्लूइड और ट्रांसपेरेंट हो जाती है, जो कि पाथवे क्लियर करती है स्पर्म के लिए, फिर स्पर्म जो सर्विस के थ्रू यूट्रस के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो दो चीज़ें होगी, आमतौर पे क्या होता है, सर्वाइकल म्यूकस डेंस और अधेसिव होती है, लेकिन जब एस्ट्रोजन की लेवल बढ़ जाएगी तो क्या होगा, ये फ्लूइड और ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये ज़हन में रखना ही है। उसके बाद हम अगर देखें ऑप्शन रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो साइकिल तकरीबन टिपिकली कितने डेज का होता है, 28 डेज का होता है, और इसमें वेरिएशन साइकिल के अंदर लेंथ की वेरिएशन जो कॉमन है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी फीमेल के अंदर 29 डेज या 30 डेज का साइकिल हो रहा है तो वो बिल्कुल एबनॉर्मल चीज़ है, लेकिन ये नहीं है, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। किसी फीमेल में 28 डेज का होता है, किसी में 30 डेज का होता है, किसी में 32 डेज का होता है, तो ये इसमें वेरिएशन कॉमन लेंथ, तो बहुत एंड सी इसमें और करेक्ट। ठीक है, इसके एज के कौन से काजेज हैं, एक तो जो प्लेसमेंट एम्ब्रियो क्लोज टू सर्विस। ठीक है, जब एम्ब्रियो सर्विस के क्लोज आ जाएगा तो क्या होगा, जो यूट्रस की ब्लड सप्लाई नहीं होगी, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलेगी। ठीक है, और प्रॉपर एम्ब्रियो ग्रो नहीं करेगा तो उसका मिसकैरेज हो जाएगा। ठीक, दूसरा कौन सा, हेमोरेज। आपको पता होगा जब भी फीमेल को कोई भी इंजरी होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो अगर कोई इंजरी होती है ऐसी जिसमें हेमोरेज होता है वेजाइना के थ्रू, तो उसमें ज़्यादातर मिसकैरेज हो जाता है। वो किस वजह से, अगर ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा फीमेल का तो एम्ब्रियो का ब्लड सप्लाई कट होता है, और उससे ज़्यादा ऑक्सीजन भी नहीं मिलती है एम्ब्रियो को, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एंडोमेट्रियोसिस होती है। एंडोमेट्रियोसिस किसको कहते हैं, ये कंडीशन होती है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, एंडोमेट्रियोसिस। ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस में क्या होती है, डिजीज होती है जिसमें टिश्यू सिमिलर टू द लाइनिंग ऑफ यूट्रस ग्रो आउटसाइड यूट्रस। ठीक है, जिसमें यूट्रस के बाहर टिश्यूज की ग्रोथ हो जाती है। ये देखें आप, ये एंडोमेट्रियोसिस है। ठीक है, इसमें यूट्रस के बाहर क्या हो गई है, टिश्यूज की ग्रोथ हो गई है, इस कंडीशन को हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। ठीक है, ये देखें, यूट्रस के बाहर टिश्यूज की ग्रोथ हो गई है। आई होप अब ये कंडीशन आपको क्लियर हो गई होगी कि यूट्रस के बाहर अगर ये देखें, यूट्रस के बाहर टिश्यूज की ग्रोथ हो गई है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। तो एंडोमेट्रियोसिस कंडीशन बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन जब प्लेसमेंट एम्ब्रियो क्लोज टू सर्विक्स एंड हेमोरेज होगा तो क्या होगा, मिसकैरेज हो जाएगा। एंडोमेट्रियोसिस जो वो दूसरी चीज़ है, वो किसमें जाती है, यहाँ पे आपका होगा एंडोमेट्रियोसिस कंडीशन होती है। ठीक है, ये क्या करवाती है, इनफर्टिलिटी का काज है। ठीक है, फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी करवा सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है एज कम्पेयर टू मिसकैरेज, क्योंकि मिसकैरेज इतना ज़्यादा खतरनाक चीज़ नहीं है जितनी इनफर्टिलिटी है। तो एंडोमेट्रियोसिस क्या करवाती है, इनफर्टिलिटी करवाती है। ठीक है, और बाकी ये दोनों चीज़ें आप मिसकैरेज करवा सकती हैं। थैंक यू वेरी मच।